हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स का कैसे टर्निंग इफेक्ट आता है या मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। ये सारी चीजों पे आज हमारा डिस्कशन चलेगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी हम समझते हैं किसके बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में। ये होता क्या है, किस टाइप की बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कोई सॉलिड बॉडी है, तो इसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। मैं इसमें से कुछ पार्टिकल्स को ऐसे कंसीडर कर लिया कि ये 5 पार्टिकल्स मैंने ले लिए। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन होगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ होगा और इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। इनका आपस में भी, इनके दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। इस तरीके से मैं इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन हमने ले लिया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया एफ अमाउंट का। जैसे ही फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा इस बॉडी पे, और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, अगर इन पार्टिकल्स के बीच के म्यूचुअल सेपरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल सेपरेशन मतलब इन दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है, अगर वो चेंज ना हो, बॉडी पे फोर्स लगा और पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन पे कोई चेंज ना आए, तो उस केस में बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड। और मैंने कहा कि मान लो चेंज आ गया, ये पार्टिकल्स पास पास आ गए, तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। फोर्स लगाया, चेंज नहीं आया, क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आ गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसको हम रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। तो डिफिनेशन लिखते चलना साथ में। और जो बच्चे बिना कॉपी पेन के देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करें, पहले कॉपी पेन लेके आए, देखें, तब जाके उनके लिए लेक्चर यूजफुल रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है बेटा, आप वीडियो बंद कर दो, ठीक है। देख, मैंने क्या बताया रिजिड बॉडी के बारे में कि बॉडी इज सेड टू बी रिजिड कब, जब उस पर फोर्स लगे और फोर्स लगने की वजह से बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए, तो उस केस में बॉडी को क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अदरवाइज इस बॉडी को क्या बोला जाएगा, नॉन रिजिड बॉडी। तो ये होता है हमारा रिजिड बॉडी। अब किसी रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो क्या क्या हो सकता है, समझ लेते हैं उसको भी। मैंने कहा कि कोई रिजिड बॉडी है, इस पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कैसे मूव कर सकती है, 2 तरीके से मूव करेगी। जैसे मैंने कहा कि ये मान लो मार्कर है, ये मार्कर ऐसे रखा गया, एक रिजिड बॉडी में इसको कंसीडर करके चल रहा हूं, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। जब फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो, जैसे बॉडी है, मैंने इसमें फोर्स लगाया, लीनियरली मूव करने लगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में आएगी, लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन कब शो करेगी, जब वो फ्री है। लेकिन अगर इसी रिजिड बॉडी को मैं ऐसे बोर्ड पे रखूं और यहां पे मैं किसी भी पॉइंट पे ऐसे, मान लो यहां पे मैंने ड्रिल कर दिया और ड्रिल करके इसको ऐसे फिक्स कर दिया, जिस पॉइंट पे मैंने होल्ड किया है, इमेजिन करो कि उस पॉइंट पे मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, जैसे वहां पे फोर्स लगा रहा था, सेम तरीके से अब मैं इसके किसी पॉइंट पे, यहाँ पे किसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं। तो जब यहां पे फोर्स लगा तो फोर्स लगते ही ये कैसे, अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाता तो इधर की तरफ रोटेट करता। मतलब जब रिजिड बॉडी फ्री थी तो ट्रांसलेटरी मोशन दे रही थी, लेकिन यहां पे जैसे रिजिड बॉडी को मैंने फिक्स कर दिया किसी एक पॉइंट पे, तो ये रोटेशन में आ गई, मतलब रोटेटरी मोशन देने लगी। तो जो फोर्स है किसी रिजिड बॉडी पे अपना क्या क्या इफेक्ट देता है, तो पहला इसका इफेक्ट क्या आ सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कर सकता है रिजिड बॉडी को कोई फोर्स। और ट्रांसलेटरी मोशन अगर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि जो रिजिड बॉडी होगी मस्ट बी फ्री, तब जाके वो ट्रांसलेटरी में आएगी। या तो क्या कर सकता है, रोटेटरी मोशन दे सकता है। और रोटेटरी मोशन वो कब प्रोवाइड करेगा, व्हेन रिजिड बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे जब हम उसको पाइवोट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो वो रोटेटरी मोशन देने लगता है। तो ये तो हो गया कि फोर्स का इफेक्ट जो रिजिड बॉडी पे लगता है। अब देखो, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सीधा से पूछ लेता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ रिजिड बॉडी ऑन व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 2 चीज बताना पड़ेगा। पहला केस मेंशन करोगे, व्हेन रिजिड बॉडी इज फ्री देन दैट फोर्स कैन प्रोवाइड ट्रांसलेटरी मोशन, और व्हेन रिजिड बॉडी इज पाइवोटेड और फिक्स्ड एट अ पॉइंट देन वो उसको रोटेटरी मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ये फोर्स का इफेक्ट हो जाता है किस पे, रिजिड बॉडी पे।
ओके अब इस रोटेटरी मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो यहां पे हमें समझना होता है एक और नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। समझते हैं कि नई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमें यहां पे डिस्कस करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये टॉर्क होता क्या है, देखो मैंने एज्यूम किया कि ये कोई रिजिड बॉडी है, इसको मैंने यहां पे पाइवोट कर दिया। ये P जो है, P इज द पाइवोटेड पॉइंट, पाइवोट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया। जो मोमेंट ऑफ इस फोर्स की वजह से क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट देगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। ओके, इस फोर्स की वजह से ये रोटेशन में आ गया। और यहां पे अगर हम इस फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट। किसका, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का, बिटवीन फोर्स एंड बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट ये होता है हमारा टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मतलब जो यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट किसका, फोर्स का। फोर्स कितना लगा, F, तो F ले लिया। किसके साथ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज पाइवोटेड पॉइंट। दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा इसको मैं D कंसीडर करके चल रहा हूं, तो F इंटू क्या आ जाएगा, D। ये होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। कोई तकलीफ, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर हम यहां पे इसके SI यूनिट की बात करें कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। D परपेंडिकुलर डिस्टेंस, SI यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन, डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, तो डाइन सेकंड सीजीएस यूनिट बनता। ठीक है, अब ये जो टॉर्क है ये कैसी क्वांटिटी, तो ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का खास बात होता है कि उसके पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या दो चीजें होती हैं, एक उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है उसके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए हमने देखा कि मैग्नीट्यूड निकालने का सीधा सा तरीका क्या है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या ले लो, प्रोडक्ट, वहां से मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन जो डायरेक्शन है ये कैसे आएगा, तो देखो जो रोटेशन के केस में होता है ना, वहां पे डायरेक्शन दो ही आते हैं। यहां पे या तो ये जो बॉडी है, कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो दो ही तरीके से रोटेट करती है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो यहां पे जो डायरेक्शन होगा बॉडी का वो या तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं और जो क्लॉकवाइज होता है इसको हम निगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो ये होता है हमारा कहानी किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का। सीधा सा यहाँ पे तुमसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो पूछ लेता है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या बताओगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट। ठीक, फॉर्मूला क्या बन गया, F इंटू डी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। SI यूनिट न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर। वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन क्या आएगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। पॉजिटिव कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। जो पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछता है ना, वो ये पूछ लेता है, कहेगा कि एक मोमेंट ऑफ फोर्स दे देगा, कहेगा कि -10 डाइन सेंटीमीटर है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कहेगा कि इसका मतलब बताओगे क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। और माइनस है तो डायरेक्शन क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्या बता दोगे, जो फोर्स है उसकी वजह से जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है
यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वजह से रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक, यहीं पे लिख दे कि +10 दे दे 9 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कोई फोर्स, कोई टॉर्क दे देगा और साइन का भी आप पे तुमसे पूछ लेगा। तो एक चीज याद रखो, पहले तो फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निगेटिव नहीं होती, जो उसके साथ माइनस या प्लस लगा होता है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के केस में जो निगेटिव साइन लगा रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और जो पॉजिटिव साइन लगा रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। इतना जल्दी से आप नोट कर लो। चलो, अब इसके बाद हमसे पूछ लेता है फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर हम बढ़ा दें तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पहला किस पे डिपेंड करता है, फोर्स। दूसरा, इन दोनों के बीच के सेपरेशन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पाइवोटेड पॉइंट के बीच में, अगर उसको हम बढ़ा दें तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, अगर उसको घटा दें तो मोमेंट ऑफ फोर्स घट जाएगा। तो दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया फैक्टर्स जिसपे कि मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद यहीं पे हमसे पूछ लेता है कि कपल ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, यहीं पे हम क्या समझ लेते हैं, कपल ऑफ फोर्स। अब ये कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, डेली लाइफ में आप ये वर्ड यूज करते होगे कपल, जिसका मतलब समझते होगे क्या, पेयर, जिसमें कि दो, और कपल किसका है, फोर्स का। तो यहाँ पे कितनी फोर्सेस होनी चाहिए, दो। कपल ऑफ फोर्स का मतलब सीधा सा है कि दो फोर्स होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके की दो फोर्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है, ये कपल ऑफ फोर्स क्या होता है, पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर मतलब कि दो फोर्सेस का सेट होता है। कैसा सेट, जहां पे पहली चीज कि जो फोर्स है, या सीधा से ऐसे हम लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मस्ट बी सेम। मतलब दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, आ जाएगा यहाँ पे, पहला तो हो गया कि मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा क्या होना चाहिए, तो पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल एंड अपोजिट। दूसरा केस क्या है, वो पैरेलल होनी चाहिए और अपोजिट, मतलब कि एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर की तरफ और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। तो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा जो है वो क्या होना चाहिए कि जो ये फोर्सेस हैं उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी डिफरेंट। दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए। अब देखो मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया, यहां पे ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे मैंने कहा कि ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है P। ये एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B। मैंने कहा कि A पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F अमाउंट का, और B पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F अमाउंट का। यहां से यहां तक के सेपरेशन को मैंने D कह दिया, यहां से यहां तक के सेपरेशन को भी मैंने D कह दिया। ध्यान से देखा जाए तो ये जो दोनों फोर्सेस ली गई हैं, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, F से रिप्रेजेंट किया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड, ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल, पैरेलल हो गई, अपोजिट हो गई, एक ऊपर एक नीचे, और पैरेलल भी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों का क्या है, ये यहां पे अप्लाई होगी, यहां पे, दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या है, अलग अलग है।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों फोर्सेस का अलग अलग है। तो जैसे ही ये कपल ऑफ फोर्स लगेगा, इसकी वजह से अगर ध्यान से देखा जाए यहां पे तो क्या आएगा, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा और ये भी उसको उसी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। मतलब जो कपल ऑफ फोर्सेस होती हैं, इनका क्या कैसा इफेक्ट होता है, हम यहां पे आ जाते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस की का कैसा इफेक्ट होता है, ये कैसा इफेक्ट देती है, टर्निंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट देती है, टर्निंग इफेक्ट। जिस बॉडी पे कपल ऑफ फोर्सेस लगती है वो कैसा इफेक्ट देती है, टर्निंग इफेक्ट देती है। ओके, कैसा इफेक्ट देगी, टर्निंग इफेक्ट देगी। मतलब कि ये जो बॉडी है वो हमारा टर्न करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये जो कपल ऑफ फोर्सेस है ना, ये जो कपल ऑफ फोर्सेस है, ये आप बचपन से अपने डेली लाइफ में कई जगहों पे अप्लाई करते आते हो। सुबह शाम तक के अगर हम दिनचर्या की बात करें तो पूरे दिन में हम कई बार कपल ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कीज है, ठीक है, जब कीज होता है उसको जब लॉक को अनलॉक या लॉक करने के लिए आप यूज करते हो, तो करते कैसे हैं, हम ऐसे होल्ड करते हैं चाबी को, और चाबी से हम जो थंब होता है उससे चाबी का ऊपर जो पार्ट होता है उसको इधर की तरफ पुश करते हैं, और जो फिंगर होता है उससे दूसरे डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, एक हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, फिंगर से दूसरा फोर्स इधर की तरफ, दोनों अपोजिट है, पैरेलल है और इक्वल है। दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग होता है, ये कीज के ऊपर वाले पार्ट में और जो हम फिंगर्स लगा रहे हैं वो नीचे वाले पार्ट में लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कीज हमारा ऐसे रोटेट कर जाता है, टर्न करने लगता है। तो जो हम लॉक को लॉक या अनलॉक कीज से करते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, कपल ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम बॉटल है, ये बॉटल है, ठीक, अब इसको हमें खोलना है, इसके ढक्कन को, तो हम ऐसे होल्ड किए। अब ये जो थंब है इससे हम ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और ये जो फिंगर है इससे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ऐसे पकड़ा और ऐसे फोर्स एक्सर्ट करें, ऐसे। तो ये थंब से हम इधर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इससे इधर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, देखो ये क्या हो रहा है, रोटेट करना शुरू कर देता है, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता है। बात समझ में आई? तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है, जो कपल ऑफ फोर्सेस होती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, टर्निंग इफेक्ट मिलता है। और डेली लाइफ में हम कई जगहों पे कपल ऑफ फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो, एक तो ये हो जाएगा बॉटल का जब आप ढक्कन खोल रहे हो, या कीरिंग का चाबी से आप लॉक कर रहे हो या अनलॉक कर रहे हो, तो वहां पे हम कपल ऑफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज कि अगर हम कपल ऑफ फोर्स का निकाल ले क्या, मोमेंट या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउनेट की अगर हम बात कर लें, किसी रिजिड बॉडी पे अगर कपल ऑफ फोर्स लग रही हो और वहां पे हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी केस की हम बात करें, यहां पे हमें निकालना था, तो मैंने बता दिया था कि ये डिस्टेंस भी डी ले लिया, ये डिस्टेंस भी हमने डी ले लिया था। अब यहां पे हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो निकाल लेते हैं, टाउनेट की अगर बात करें तो टाउ वन प्लस, मतलब पहले फोर्स की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो प्लस दूसरे फोर्स की वजह से जो है वो, दोनों का क्या हो जाएगा, सम। पहले की वजह से कितना है, F इंटू डी, और दूसरे की वजह से भी कितना है, F इंटू डी। मतलब सीधे हम क्या लिख सकते हैं, 2FD, ये बन जाएगा। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ एनी वन फोर्स, ये बन जाएगा। मतलब जो कपल ऑफ फोर्स होता है उसका जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो ट्वाइस होता है किसका, एक फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स का। ये होता है हमारा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय योर कपल ऑफ फोर्स। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, कपल ऑफ फोर्स का। कपल ऑफ फोर्स का इफेक्ट कैसा, टर्निंग इफेक्ट। डेली लाइफ में एग्जांपल्स की बात करेगा तो आपके पास 2-3 एग्जांपल में होता है, बुक में और भी ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल आप बता दोगे। ओके, अभी इसके बाद हम समझते हैं कि डेली लाइफ में कैसे, कहां कहां पे और इनका यूज होता है। और यहीं पे हम अभी समझेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनका क्या एप्लीकेशन है। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और पूरा जल्दी से आप नोट कर लो।
चलो, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, फिर हमने समझा कपल ऑफ फोर्स के बारे में भी। अब हम इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच लेते हैं। बोर्ड पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके पहले चारों क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे बना लो। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया होगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। जो पहला क्वेश्चन है, देखो 4 टाइप के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं कि देखो ये चारों ही क्वेश्चन आपके मीटर स्केल के हैं। ये कभी कभी लैंग्वेज में लिख के आ जाता है, आपको डायग्राम नहीं बनाता और डायग्राम खुद से बनाना पड़ता है। तो सीधा जब क्वेश्चन में मेंशन करेगा ना कि मीटर स्केल गिवन है, मीटर स्केल का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मीटर की स्केल, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की स्केल। चारों ही क्वेश्चन आपके मीटर स्केल के हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें 40, देखो यहां पे 40 पे पाइवोट किया और एक साइड में फोर्स लगा दिया 10 GF का, 10 ग्राम फोर्स का। पहले तो जितने मीटर स्केल के क्वेश्चन होंगे, अगर उस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है एनीथिंग रिलेटेड टू मास ऑफ द स्केल, तो आप क्या एज्यूम करके चलोगे, ये बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करके चलना होगा कि जो मीटर स्केल है वो मासलेस है। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम हमें कंसिडर करके चलना होता है कि जो मीटर स्केल है वो मासलेस है। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे मिलेंगे जहां पे मीटर स्केल की भी मास की बात की जाएगी, लेकिन यहां पे चूंकि नहीं दिया है तो हम क्या लेके चलेंगे कि मासलेस मीटर स्केल है। अब 40 पे पाइवोट किया, 10 वाले पॉइंट पे एक लोड रख दिया जिसका वेट है 10 GF और पूछ क्या रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स या फाइंड टॉर्क। तो चलो निकालते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीधा सा हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है बेटा, देख कितना, 10 GF। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये है 10 और ये है 40। यहां से यहां तक मतलब 0 से यहां तक 10 है और 0 से यहां तक 40। लेकिन हम जो ये D लेते हैं, ये D क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो इससे प्रश्न आएगा वो आएगा हमारा D, और वो कितना आएगा 30। लेकिन वो 30 हम सीधे क्या लिख देंगे 30, तो यहां पे 10 GF इंटू 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, 300 GF। ये आ गया। अब देखा जाए तो ये जो लोड है ये बॉडी को कैसे रोटेट कराएगा, इधर की तरफ रोटेट कराएगा। डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। तो हम इतना लिख के क्या लिख देंगे यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। यहां पे हम सीधा लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा कि फिर से मीटर स्केल दे देगा और यहां पे सिंगल फोर्स लग रहा था, यहां पे 2 फोर्स लगा दिया, दोनों दूसरे अपोजिट साइड में। यहां पे लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन लगा दिया, राइट साइड में 2 न्यूटन लगा दिया और पूछेगा आपसे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ। यहां पे एक ही फोर्स लग रहा था तो इसलिए बोलेगा मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ, लेकिन जब एक से ज्यादा फोर्सेस लगेंगी तो क्या पूछेगा कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ। तो चल सॉल्व करते हैं। यहां पे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स का सीधा सा मतलब क्या होगा कि एक अगर कोई क्लॉकवाइज में जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक में, या हो सकता है दोनों क्लॉकवाइज में हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो जाता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो यहां पे नेट टॉर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स रोटेट कर रहा है, अब देखो ये जैसे दिया है, एक से ज्यादा जब फोर्सेस लग रही होंगी और हमें चेक करना होगा कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो बस उस फोर्स को देखो, बाकी सारे फोर्स को भूल जाओ। तो पहले हम इस 5 न्यूटन को देखते हैं, तो इस 2 न्यूटन को इग्नोर कर देंगे। ये 5 न्यूटन इसको कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस 2 न्यूटन को देखना है तो 5 को इग्नोर कर दो, 2 न्यूटन कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज। तो हम अब निकालते हैं टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए पहले एंटी क्लॉकवाइज को हम देखेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन ले जा रहा था, 5 न्यूटन। तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए कितना था, 10 50, तो 40 क्या सेंटीमीटर, और ये क्या है 5 न्यूटन। ये SI में है और ये CGS में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो आप इसको डाई में कन्वर्ट कर लो या तो इसको मीटर में। आसान क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 क्या मीटर, तो इतना न्यूटन मीटर। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज साइन
पॉजिटिव। क्लॉकवाइज निकालते हैं, साइन नेगेटिव। कितना फोर्स? 2 न्यूटन। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? तो ये 50, ये 80, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 ओके न्यूटन मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 2 न्यूटन मीटर माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.6 न्यूटन मीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 माइनस 0.6 1.4 न्यूटन मीटर। साइन क्या आया? पॉजिटिव। तो क्या लिख देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन के आ जाएगा। ओके, अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करता है कि यहां तो एक फोर्स लगा है, यहां एक से ज्यादा फोर्स। अब यहां पे इन दोनों क्वेश्चन को देखा जाए, थर्ड और फोर्थ को ध्यान से, तो थर्ड में क्या कर रहा है कि 2 फोर्सेस लगा रहा है। पहले का दे दिया कि 10 पे लग रहा है 5 न्यूटन, दूसरा कह दिया कि 10 न्यूटन लग रहा है पी पॉइंट पे। यहां सेकंड पॉइंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं मेंशन किया, और हमसे क्या दे दिया? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया। कितना दे दिया? 0। कह रहा है कि नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो है भाई वो 0 है, और तुम्हें निकालना क्या है कि ये किस पॉइंट पे लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें यहां पे नेट दिया है, ओके नेट 0 है, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सम है वो कितना है? 0 है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज किसके बराबर? क्लॉकवाइज के मैग्नीट्यूड में, इसीलिए हो जाएगा 0। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? सीधा सा फिर से वही चीज, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज कौन ले जा रहा है? 5 न्यूटन एंटी क्लॉक ले जाएगा, 10 न्यूटन इसको क्लॉकवाइज ले जाएगा। तो हम सीधे क्या लिख देंगे? 0 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज 5 ले गया, तो 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 10 40 30, क्या मीटर स्केल है तो क्या आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये 5 न्यूटन एसआई में, तो क्या कर देंगे? 0.3 हो जाएगा। फिर प्लस क्लॉकवाइज ले जा रही है तो साइन हो जाएगा निगेटिव, कितना? 10 न्यूटन। 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d है। तो -10 इंटू क्या हो जाएगा? d। यहां पे कितना आ जाएगा? 1.5 ओके माइनस 10d इज इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 10d इज इक्वल टू 1.5। d कितना हो जाएगा? 1.5 अपॉन 10, मतलब d कितना आ जाएगा? 0.15 क्या? मीटर। मतलब d की वैल्यू कितनी? 15 सेंटीमीटर। ये d निकाला है हमसे। क्या यही हमारा आंसर है? कुछ बच्चा यहां करके छोड़ देता है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है। हमसे पूछा है कि p कितना है। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एज्यूम किया था d, ये उसकी वैल्यू आ रही है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ये पॉइंट ऑफ, ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये दूसरे फोर्स 10 न्यूटन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है p, और ये p कितने पे लग रहा है वो हमसे पूछा गया है। तो ये 40 है और d हमारा 15, मतलब 40 से 15 आगे है ना p। तो कितना हो जाएगा? जो p होगा वो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 15, मतलब p कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा हमारा 55 सेंटीमीटर। मतलब जो दूसरा वाला फोर्स है वो किस पॉइंट पे लग रहा है? 55 सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तुम्हें दे दिया कि जो पहला वाला फोर्स है जो 10 न्यूटन है वो लग रहा है 10 पे, दूसरा फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था? फोर्स दे दिया था और p हमें निकालना था। यहां पे क्या कर रहा है? फोर्स नहीं दिया, p दे दिया, मतलब किस पॉइंट पे दोनों लग रहे हैं वो दे दिया, और फिर से हमें नेट मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पे दे दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? चलो फिर से इसी तरीके से, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? 0, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सम कितना? 0। एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करा रहा है तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40, मतलब 0.4 हो गया, प्लस क्लॉकवाइज कौन रोटेट करा रहा है भाई? ये कितना है? f है, तो f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 70 कितना? 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या लिख दे फिर से? 0.2 कितना? 0, लेकिन इसका साइन माइनस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस
0.2f इज इक्वल टू 0, मतलब 0.2f इज इक्वल टू 4, मतलब f इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.2, मतलब कितना, f इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये आ जाता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हमने 4 टाइप के क्वेश्चन की बात की, और ये चारों ही टाइप के क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या थी कि कोई भी यहाँ पे जो मीटर स्केल लिया गया था वो हमारा क्या था, मासलेस था। यहाँ पे मीटर स्केल क्या था, मासलेस था। ओके, तो इतने में कोई समस्या किसी को अगर होती है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स के साथ आ सकते हो। अभी क्या करना है आपको कि कंसाइज से जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें मीटर स्केल को मासलेस कंसीडर करके चला गया है वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में, फिर हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, फिर हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स जिसमें कि हमें बात करना होगा मास वाले मीटर स्केल के बारे में, जहां पे मीटर स्केल का मास भी गिवन होगा। तो हम पहले इतना डिस्कस करके तब उस न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।